हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। प्यारा प्यारा सा स्वीट स्वीट गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। सबको धीरे धीरे आप लोग जुड़ जाएंगे। और कल क्लास नहीं हुआ था उसके लिए सॉरी, कुछ प्रॉब्लम थी। बट आज तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, जन जन का चेहरा एक। आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे भी, हम लोग इसका आज करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से शानदार एक्सप्लेनेशन। अगर आप इसको कर लिए तो क्वेश्चन आंसर तो चुटकी में हो जाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव भी आपके शानदार सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसलिए बच्चा पार्टी सबको धीरे धीरे जुड़ जाइए आप लोग। कैसे हो सब कोई? आज भाई सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा कि आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे जितने भी प्रिय छोटे भाई बहन और मेरे जो विद्यार्थी लोग हैं, मेरे प्रिय प्रिय छात्र बच्चा पार्टी, सबको बहुत सारा आशीर्वाद, एकदम शुभ आशीष। आप खूब तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। माता पिता परिवारजन सबका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, हमेशा आपको प्यार मिलता रहे। पूरे समाज में आप आगे बढ़िए। आप अपने माता पिता, गुरु, परिवारजन, रिश्तेदार सबका नाम रोशन कीजिए। आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी हो भाई। बहुत ज़्यादा एकदम दिल से आशीर्वाद, एकदम बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। समझ सकते हो आप मेरी भावनाओं को, मैं कितना आशीर्वाद दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहा हूँ बच्चा पार्टी लोग। और वैसे डेली देता हूँ, ऐसा नहीं कि आज गुरु पूर्णिमा ही है तो आज ही दे रहा हूँ। और आज के दिन विशेष आशीर्वाद है, ठीक है। और बहुत सारा प्यार भी है। तो जुड़ जाओ सब कोई, सब कोई बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आप सब कोई मस्त रहो। चले हम शुरू करते हैं क्लास अब थोड़ी देर में। भाई आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब जगह पे शेयर करके अपने दोस्तों को भी बुला लो। और आज का चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही शानदार। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं बोला हूँ आप टेंशन मत लो, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो चले हम शुरू करें अब आज का चैप्टर्स। जो भी है हम लोग शुरू करते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग कर रहे हैं अभी हिंदी 100 मार्क्स, जो दिगंत भाग 2 है, क्लास 12th का 100 मार्क्स का। उसमें हम लोग काव्य खंड का चैप्टर 9 करने वाले हैं, जन जन का चेहरा एक। बच्चा पार्टी जो भी नए होंगे, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस के रूप में एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं और गद्य खंड के भी कई सारे चैप्टर्स हो गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज अलग अलग सारे कुछ प्लेलिस्ट में है। आप अच्छे से बारीकी से प्लेलिस्ट में जाना और उसका सारा वीडियोस देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। आई होप बहुत आपको पसंद आएगा, हिंदी के दीवाने हो जाओगे आप, और मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चा पार्टी लोग। हाँ, हम भी मस्त हैं, आप लोग भी मस्त रहो। और आज का क्लास आप सबसे मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है आपसे बोलने में, लेकिन इतना ज़रूर मुझे दुख होता है आप लोग बीच में क्लास छोड़ देते हो, तो ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं क्लास मिस करके। क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे कष्ट होता है इस चीज़ को। क्योंकि बच्चा पार्टी लोग अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव के दिन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करें, तो आपको एक एक चीज़ों का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आपकी पढ़ने की सबसे पहले प्राथमिकता है नॉलेज, उसके बाद सेकंड मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप, हम चाहते हैं कि भाई आप अपने परिवार में एक अच्छा शानदार ज्ञानी बनो। मतलब पढ़ाई लिखाई के व्यू से कोई ऐसा ना कहे कि डिग्री के लिए बस पढ़ा है ये, इसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक कर दो और प्यारे प्यारा सा स्माइल के साथ शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, एक एक चीज़ों को समझना। गारंटी देता हूँ, समझाऊंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। इसलिए भाई आप लोग तो बिल्कुल लास्ट तक रहना। चलो शुरू करते हैं। जन जन का चेहरा एक, पहले इसका अर्थ समझते हैं। जन जन का चेहरा एक, जन जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है बच्चा पार्टी लोग। क्या होता है? लोग। तो जन जन का मतलब हम पूरे जनता समाज की बात करते हैं। चेहरा एक, सबका चेहरा एक है। चेहरा मतलब हमारी फेस की बात नहीं हो रही है। इंटरनली पाठ के अंदर जो भी चर्चा किए गए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने का उद्देश्य से पहले बता दे रहा हूँ कि ये पाठ हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि हमारे देश में ही नहीं, हर जगह पे, पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके द्वारा हम सभी को, कुछ लोगों को दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, उनका शोषण होता है। कुछ लोगों के द्वारा अधिकतर लोगों का शोषण होता है। तो भाई जिनका शोषण हो रहा है वो तो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, उनका कष्ट है। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि जन जन का चेहरा एक, यानी कि जन जन का संघर्ष एक है, कष्ट एक है। जो शोषण कर रहे हैं वो सब एक तरीके से शोषण कर रहे हैं, जिसका शोषण कर रहे हैं वो भी सब एक तरीके से बेचारे कष्ट सह रहे हैं। एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है, मतलब सब कुछ एक जैसा है।
लेखक बहुत ही शानदार हैं इनके, जिनका नाम है, लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, ध्यान रखेंगे इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ पुस्तक से भी हट के बताऊँगा, लेकिन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप बारीकी से पढ़ो और क्लास को लास्ट तक जरूर देखो। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन ना लो कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को तो बस यहाँ पे एक बच्चा भी रहेगा ना भाई, तो हम उसको बहुत मज़े से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो इस पार्ट के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सब कोई क्लियर कर देते ना कि हाँ ऑडियो और वीडियो बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं रह रहा है। एक बार कंफर्म कर दो बच्चा लोग सबको ही, एक बार आप सब कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है, पूरी तरह से क्लियर है ना। एक बार सारे कोई कंफर्म कर देंगे। यस सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। चलो, तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर 1917 को कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर एक जनपद है, वहाँ पे श्योपुर गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और चीज़ें याद रखना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इनका निधन हुआ था आपको 11 सितंबर 1964 को। 11 सितंबर 1964 को फाइनली इनकी उम्र 46 वर्ष तक की उम्र तक ये जीवित रहे और भोपाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। ये चीज़ें बहुत मैंने परिश्रम से आपको दे रहा हूँ ताकि आपको, भाई मेरा एक ही उद्देश्य है, बच्चा पार्टी लोग सक्सेस कर जाए, बस आपकी सफलता हमारी बहुत खुशी होगी। तो निधन का मतलब मृत्यु होता है, और इनका जो मृत्यु हुआ था भोपाल में हुआ था, 46 वर्ष की उम्र तक ये रहे, ठीक है ना। जन्म स्थान क्लियर हुआ, निधन स्थान भी क्लियर हुआ। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था, 11 सितंबर 1964 को इनका निधन हुआ था। मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, उससे कोई टेंशन मत लो, चीज़ें समझ में आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है। इनके माता जी का नाम था पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई। पिताजी का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। क्लास नहीं छोड़ना है, पिताजी का नाम था माधव राज मुक्तिबोध, ध्यान रखिएगा। और लेखक का क्या नाम था जी? गजानन माधव मुक्तिबोध। सबसे बड़ी बात, जो पिताजी थे इनके पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे। अक्सर उनका तबादला होता रहता था। तबादला मतलब ट्रांसफर हुआ रहता था, कभी इस जगह पे, कभी उस जगह पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे, मतलब वो एक जगह स्टेबल नहीं हो पाए। कौन? उनके पिताजी। चूंकि वो पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे, तो पुलिस विभाग की वैसे भी तबादला होती ही रहती है, इसलिए मुक्तिबोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी। मुक्तिबोध किनकी? गजानन माधव मुक्तिबोध को। मतलब पिताजी डिस्टर्ब हैं तो वो तो फैमिली को लेकर कभी उधर, कभी वहाँ, कभी यहाँ, तो अलग अलग जगहों पे उनका एडमिशन होते रहा, मतलब पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब रहा उनका। शिक्षा देखो उनका उज्जैन में हुआ, विदिशा में, अमझरा में, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा तो हुई, बट 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में वो फेल हो गए, असफल हो गए बच्चा लोग। मैं जूम करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1930 में उज्जैन शहर है, जगह है, माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में वो असफल हो गए, मतलब कि वो फेल हो गए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। फिर क्या हुआ? 1931 में उन्होंने पास कर गया, फिर उस एग्ज़ाम को 1931 में पास। ये सन ईस्वी वाली जो क्राइटेरिया है ना, वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट हुआ, 30 में उन्होंने फेल हुए भाई, वे 30 में फेल हुए, 1930 में फेल होकर के 1931 में परीक्षा पास कर गए। 1935 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया। 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में फिर फेल हो गए वो। चीज़ें समझना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, बाधा पड़ती रहती थी तबादला के कारण। फिर देखो 1937 में उन्होंने होलकर कॉलेज से बीए में फेल तो हो गए, बट अगले साल 1938 में वो सफल हो गए, मतलब पास हो गए। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो सकता है, आप टेंशन न लो, मैं आपको बताऊंगा, ये सारी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कब? जब आप पूरे अंत तक इसको समझोगे तब। मिशन है बच्चा पार्टी समझना, ये मत समझो कि ये तो हिंदी है, ये ऐसे ही हो जाता है, नहीं 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 नहीं, अंदर जाओगे बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हो आप। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि आपका मतलब मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो हो जाएगा, बट हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, लिटरेचर सब 100 मार्क्स के हैं, इसलिए बच्चा लोग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको यहाँ पे लेकर के आया हूँ, वो बता रहा हूँ। 20 वर्ष की छोटी उम्र, बताओ 20 वर्ष की उम्र ही क्या है?
20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी इन्होंने आरंभ किया था। बड़नगर मिडिल स्कूल, क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन। 20 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ। प्लीज़ बच्चा पार्टी, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी चैटिंग ऑफ कर दो, बिल्कुल ही चैट करना बंद कर दीजिए। जो भी चैटिंग हो रही है अभी बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं आप सभी कोई पहले अच्छे से समझ जाओ, पहले अच्छे से समझ जाओ, और जब मैं पूछूंगा आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है ना। अभी आप लोग पढ़ो भाई, प्लीज़, आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो उधर चैटिंग करते हो तो हम भी थोड़ा सा मतलब ध्यान विचलित हो जाता है। तो पढ़ाई जब एक बार मतलब होता है ना कि एकदम मोशन में रहते हैं पढ़ाने के, आप लोग भी मोशन में रहते हो, कई सारे बच्चे मोशन में हैं पढ़ने के, बट एक मैसेज की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। सो प्लीज़ 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 आप लोग केयर करो, मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे दीदी लोग, भाई आप लोग से विनती है, अभी हम लोग पढ़ाई पे फोकस करें। बातें भी करेंगे, हम तो खुद बात करते हैं आप लोग से, हम तो बहुत ही थोड़ा सा अजीब तरह से हंस के हंसा के बस पढ़ लेना है, सीरियस नहीं होना है, ठीक है ना बच्चा लोग, बुरा मत मानना। और अगर लगता है कि हाँ कुछ ज़रूरी बातें करनी है तो आप मैसेज करो, और मुझे लगेगा कि हाँ इसका रिप्लाई देना है तो हम देंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है बच्चा लोग, तो ध्यान रखना कि 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से उन्होंने मास्टरी आरंभ किया, अनेक स्थानों पर नौकरी भी किया उन्होंने। फिर करते करते 1948 में वे नागपुर आ गए। कहाँ पे आ गए? नागपुर में। 1948 में नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में सूचना विभाग में, कहाँ पे? नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक वो रहे, ठीक है। देखो इसके साथ साथ मैं बता रहा हूं कि रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक भी रहे हैं। देखो इनकी मतलब बहुत सारी पोस्टेज हुई थी, बहुत सारे ये वर्क किया करते थे, नौकरी तो मतलब तरह तरह की इन्होंने की। 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले जो पत्र थे नया खून का संपादन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन होगा कि नागपुर से निकलने वाला जो पत्र था, कौन सा पत्र का इन्होंने संपादन किया? तो बच्चा पार्टी नया खून। क्या होगा? नया खून। और कब किया? तो 1956 में। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उस चीज़ों को आप जरूर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो नया खून का संपादन 1956 में उन्होंने किया, बट 1958 में नया खून से वो मुक्त हो गए, मतलब उसको छोड़ दिए। 1958 में वो नया खून जो पत्र का संपादन करता थे उससे वो मुक्ति हो गई उनकी, मतलब वो छोड़ दिए, ठीक है। और फाइनली 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय जो कि राजनांदगांव में, वहां पे ये प्राध्यापक हो गए। क्या हो गए? प्राध्यापक पद पर कार्य करते रहे। और फाइनली उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हो गई। 11 सितंबर 1964 को कहाँ पे हुई थी? भोपाल में। मैं आपको चीज़ें क्लियर करवा दिया। अब इनकी सबसे बड़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनकी कृतियाँ, लेखनी जो है वो मैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको दे दिया हूँ, ताकि वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, समझते चलो। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि वो आपके माइंड में रहेगा, तो याद आएगा कि हाँ सर ने ऐसे बताया था। देखो कृतियाँ मतलब इनकी लेखनी, इन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में पब्लिश हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है लेखनी है इनकी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष निबंध का संग्रह है 1964 में, ये भी विश्व भारती प्रकाशन के द्वारा। किस प्रकाशन के द्वारा? विश्व भारती प्रकाशन के द्वारा नई कविता का आत्मसंघर्ष जो है 1964 में पब्लिश हुआ था। ये चीजें ध्यान रखना, मैं बहुत ही आपके लिए भाई बहुत मेहनत करके नोट्स दिया हूँ आपको, और फिर आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा इस बात का, प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है। क्योंकि अपने को ही अपने डांट सकते हैं, हमें डांटने का हक आपको है, बिकॉज आप हमारे अपने हो, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि एक साहित्यिक की डायरी, ये भी उनकी बहुत ही शानदार लेखनी है निबंध की। 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा इनका भी पब्लिश हुआ था। काठ का सपना बच्चा पार्टी, काठ का सपना कहानी संग्रह है 1967 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रकाशित किया गया। काठ का सपना, काठ का सपना,
टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें बताऊंगा। विपात्र, विपात्र जो कि उपन्यास है, पूछा जा सकता है बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव में कि विपात्र जो है वो क्या है, तो हम क्या बताएंगे, उपन्यास 1970 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। मैं सारा चीज यहाँ पे नोट कर दी हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अब बात करते हैं अगले, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये सब लेखनी है, उनकी कृति है, रचना है, किनकी, गजानन माधव मुक्तिबोध की। मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी करूंगा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा। किस प्रकाशन के द्वारा, राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा। बच्चा लोग इसे तो आप बार बार एक आध बार पढ़ते रहना, देख लोगे तो प्रैक्टिस में हम इतना करवा देंगे ना कि आपको टेंशन नहीं लेना है। और हर बार ऑब्जेक्टिव का मैं प्रयास करता हूं कि आपको नया क्वेश्चन दो, नया ऑब्जेक्टिव दो, सबसे अलग दो, हर सेट से अलग दो। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह है, सतह से उठता आदमी, जो कि 1971 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। क्लियर। कामायनी, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार 1973 में साहित्य भारती द्वारा, साहित्य भारती द्वारा। चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह 1980 में नई दिल्ली राजकमल प्रकाशन के द्वारा। कौन सा प्रकाशन के द्वारा, राजकमल प्रकाशन के द्वारा, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है। अब देखो, मुक्तिबोध रचनावली नेमी चंद्र जैन के द्वारा प्रकाश संपादित किया गया था। मुक्तिबोध रचनावली, रचनावली किसके द्वारा, नेमी चंद, ध्यान रखिएगा, नेमी चंद्र जैन, नेमी चंद्र जैन इनके संपादन किए थे, जो कि 6 खंडों की थी, 6 खंड का था। 1980 में 6 खंडों में यह प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध रचनावली को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जवाब होना चाहिए बच्चा पार्टी, 6 खंडों में। मुक्तिबोध रचनावली को कितने खंडों में, आप अभी चैट में बताओ कि मुक्तिबोध रचनावली को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था, बताओ कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था। मुक्तिबोध रचनावली को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था, 6 खंडों में। बहुत सुंदर जवाब, 6 खंडों में। थैंक यू सो मच। ध्यान रखना 1980 में किस प्रकाशन के द्वारा, राजकमल प्रकाशन के द्वारा। एक और थी लेखनी समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं 1982 में, समीक्षा की समस्याएं 1982 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा। यह भी हुआ था किसके द्वारा, राजकमल प्रकाशन। तो बच्चा लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो है, मैं लेखक का परिचय बहुत अच्छे से करवा दिया। और एक सबसे बड़ी आपके लिए गुड न्यूज़ दे रहा हूं ना, आपके लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दे रहा हूं, ये दे रहा हूं कि आपके एक्सरसाइज के अंत में जितने भी ग्रामर के सेक्शन है, पाठ के आसपास जो भी क्वेश्चन है, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा। टारगेट है 100 में 100 लाना है, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लो। और बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस है, बट अभी हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से मैं अदर सब्जेक्ट पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही हो। और आई होप कि अब आपके कोचिंग संस्थान भी सरकार के आदेशानुसार इंतज़ार हो रही है, खुल जाएंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो, पूरा पाठ में हम आपको कवि के पूरा परिचय बता दिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। एक बार हमारी मोटिवेशन के लिए सबको बताएंगे कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया कि नहीं। सबको एक बार भाई चैट में बता दो कि समझ में आया कि नहीं। सारे को एक बार बता देंगे कि समझ में आया कि नहीं। कवि का परिचय अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, कवि का परिचय अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, सबको ही बता देंगे। कवि का परिचय अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। वेरी गुड, यस सर, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सबको, लव यू, बहुत अच्छे से। और आई होप कि आपको, अब चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा ये लंबा होगा, लेकिन आपको हिलना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, गारंटी देता हूँ। आपको एक एक चीज़ें समझाऊंगा, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बस आप पढ़ के तो देखो, पढ़ने के बाद आप ऑलरेडी कहोगे कि हाँ सर, एक एक चीज़ें समझ में आ गया। शुरू करते हैं पाठ। आप देख रहे हो ना, पाठ आपके सामने है। पाठ, यहाँ पे एक एक चीज़ों को मैं आपको कराने वाला हूँ कंप्लीट। पाठ का जो अभ्यास है भाई, हम शुरू कर रहे हैं कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। पढ़ रहा हूं, पढ़ के एक एक चीजें बताऊंगा। ध्यान रखना है, हो क्या रहा है कि कवि जो चर्चा किए हैं स्वतंत्रता के बाद, हम बता रहे हैं, सुनना, स्वतंत्रता के बाद देश के जो मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी है, उस जिंदगी में जितने भी मिलने वाले संघर्ष हो रहे हैं, जैसे विद्रोह, आक्रोश, संघर्ष, सारी भावनाओं का स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है कवि, ठीक है ना। लोगों के अंदर जो दर्द हो रही है, उस दर्द से दूर करने के लिए भाई, आगे बढ़ने के लिए जो संघर्ष हो रहे हैं, उन सब का ये चर्चा किए हैं।
कभी पीड़ित, और अपने सब कोई अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगा है। भूमिका है, सब कुछ समझो। कवि जो है वो बता रहे हैं कि पीड़ित जो व्यक्ति है भाई, दर्द से, वो दर्द में है। क्यों? वो सारे कोई अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उसी संघर्ष के लिए क्या क्या होने वाला है वो सारा जो चैप्टर्स के अंदर बातें हैं वो कवि अपने शब्दों में वर्णन किए हैं। कहते हैं कि संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, चाहे जिस देश प्रांत जगह पूर का हो, कहीं का भी। पूर का मतलब होता है गांव। क्या होता है? गांव। छोटी आबादी वाला क्षेत्र, कहीं भी हो, कहीं का भी हो। कौन? संघर्ष करने वाला व्यक्ति, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी राज्य का हो, किसी गांव का रहने वाला हो, उसका जन जन का चेहरा है, उसका चेहरा जो है एक समान है। अर्थात जो संघर्षशील व्यक्ति है, इनकी समस्या किसी भी स्थान पर एक ही है। किसी भी स्थान पर, पूरे विश्व में कहीं भी बात करते हैं तो सबकी समस्या एक ही है, सबका संघर्ष एक ही है। यह समस्या हर समय में रही है और आने वाले समय में भी रहेगी, चाहे कहीं का भी हो, वो एशिया की हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, वो सारे लिए संघर्ष समस्या सब एक ही है। गलियों की धूप एक, गलियों की धूप एक। कहते हैं कभी कि एशिया हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, हर गलियों की जो धूप है एक सी है। अर्थात उन सभी के लिए संघर्ष का जो कारण है वो एक जैसा ही है। सबका जो संघर्ष करने का कारण है वो सब क्या है? एक जैसा है। और यह कारण क्या है? कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। चीजों को समझिएगा, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। कष्ट दुख संताप की कर रहे हैं कि उन सबके भाई दुख, तकलीफ, शोक, संताप सब एक समान है। कष्ट दुख संताप की सब एक समान है। जितने भी तकलीफ हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, शोक, संताप सब एक समान है। इन दुखों और संतापों का जो प्रभाव है सब पे एक जैसे, चेहरों पर पड़ी झुर्रियों का रूप एक। इस दुख का असर जो चेहरों पर पड़ रहा है वो सब पे एक जैसा नजर आ रहा है। जोश में यो ताकत से बंधे हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, जोश में ताकत से बंधे हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। कह रहे हैं, कभी करें कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए इन लोगों का जो संघर्ष है, कर्म है, एक समान है। मुट्ठियों का एक लक्ष्य मतलब कि सब कोई एक मुट्ठी में आ गया, मतलब मुट्ठी बांध लेना, मतलब यहाँ पे एकता का प्रतीक जा रहा है। किसका प्रतीक जा रहा है? एकता का प्रतीक। बच्चा पार्टी क्वेश्चन हो सकता है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य यही है कि हम अपने कर्म परिश्रम से शांति एवं बंधुत्व की, भाईचारे की भावना स्थापित करेंगे, चाहे किसी भी हाल में। जो हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं उसका हम पतन करेंगे। बंधी हुई मुट्ठियों का यही, हमें एकता का प्रतीक दिखाना है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, घबराओ मत, कई बार समझाऊंगा, घबराओ मत, बस लास्ट तक जरूर रहना। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। ध्यान रखना, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। मतलब करे कि पृथ्वी के धरातल पर चारों ओर संघर्षरत जो व्यक्ति हैं उनका समूह भी एक ही है। जनता का जो दल है पृथ्वी के गोल चारों ओर धरातल पर, पूरे पृथ्वी पे की बात करो भाई, पूरे पृथ्वी पर जनता का समूह एक है, जनता का दल एक है। कैसे जनता का? जो संघर्ष कर रही है उस जनता का दल एक है, एक ही पक्ष है उनका, उनका एक ही दल भी है, एक ही पक्ष है। मतलब सारे जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, उनका समूह और पक्ष एक ही है। अर्थात सभी की समस्याएं एक जैसी है, सभी की समस्याएं एक जैसी है। ध्यान रखिएगा। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। समझिएगा, जलता हुआ लाल की, जलता हुआ लाल, लाल रंग का जो प्रज्वलित सितारा जो है वो भयंकर दिख रहा है। समझिएगा, लाल रंग का जो प्रज्वलित जलता हुआ जो सितारा है, भयानक सितारा एक, लाल जलता हुआ, लाल लाल रंग का जलता हुआ जो सितारा दिखाई दे रहा है वो तो भयानक है। और वो क्या बता रहा है? उसका इशारा भी एक ही है, विकराल सा इशारा एक। वो इशारा कर रहा है, कौन सा इशारा कर रहा है? वो कहना चाहता है कि हम अब भाई अब बहुत बर्दाश्त कर लिए। इस सितारे से भाई जन शोषक,
जब भी छेड़छाड़ करते हैं ना, वो भयानक रूप धारण कर लेता है, विकराल सा इशारा भी कर लेता है, भयानक सा रूप भी धारण कर लेता है। इसका एक ही इशारा है, एक ही लक्ष्य है कि भाई जितने लोग हमारे शोषण कर रहे हैं उनको सत्ता में से हम बेदखल कर देंगे, उनको हटा देंगे। समझ रहे हो ना, उनको हम हटा देंगे। ये जितने भी नेताएं हैं ना, हम सभी नेता की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो एकदम क्या बोले तलवे चाटने वाले जो नेता हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ नहीं है, तो बस उनके लिए कहा जा रहा है कि एकदम भयंकर काल के रूप में हम खड़े हैं। भयंकर ज्वलित एकदम लाल लाल समझ जाओ, खतरे का निशान, भयानक सितारा है। और ये उद्दीपित, उद्दीपित का मतलब क्या हुआ? जागृत। हम जागृत होंगे तो विकराल इशारा के साथ आएंगे। उसका इशारा भी एक ही होगा कि इशारा क्या है, लक्ष्य क्या है कि जन शोषक, जनता का जो शोषण करने वाले हैं उनको हम सत्ता में से साफ हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं। वो हम पे क्या, वही फिर से हम वही जिंदगी जिएंगे जो हमारे साथ अंग्रेजों ने किया। औपनिवेशिक बन करते हमने बहुत करीब 200 साल तक वो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए। क्या हम फिर से वही जिंदगी जिएंगे? नहीं, हम वो दिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्लास 10th की हिंदी में आपने पढ़ा होगा। जनतंत्र का जन्म, जनता जिस दिन जागेगी ना, उस दिन समझ जाओ ना कि एकदम प्रजातंत्र होगा, राजतंत्र नहीं होगा, तानाशाही व्यवस्था नहीं चलेगी, सब राज करेंगे। इसलिए हमारी लोकतंत्र यहाँ पे, हम सबको एक एक अधिकार मिला है यहाँ पे। ठीक है भाई, आप लोग भाई जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बगल का बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। चलो अभी एकदम लहर रहना है 7 तक, बहुत जोश भरेगा इसमें। गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई। अकुलाती का मतलब क्या होता है? अकुलाती का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, ये चीज ध्यान रखना है। अकुलाती का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, एकदम मतलब व्याकुल टाइप का। किस टाइप का? व्याकुल टाइप का। चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं गंगा में, इमरावती में पीड़ित और संघर्षशील व्यक्ति की कष्टों को वर्णन करते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पे वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि विश्व के सभी जगहों पर बहने वाली जो गंगा नदी है, इरावती है, मिनाम नदी है, अपार अकुलाती हुई, अपार अकुलाती हुई। सुनाई देने वाला जो कष्ट है, इसकी धारा से निकलने वाला तथा सुनाई देने वाला जो वेदनामय गीत है, वेदना का मतलब होता है कष्ट, वो गीत एक जैसा है, अपार व्याकुल है वो। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं गंगा में, इमरावती में, मिनाम में, ये जितने भी धाराएं बह रही है, इन धाराओं से क्या सुनाई दे रहा है? बस यहाँ के लोगों का कष्ट सुनाई दे रहा है, संघर्ष सुनाई दे रहा है, संघर्ष दिखाई दे रहा है, और वो सारे एक हैं। नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक है। लेखक कह रहे हैं कि असीमित, जिसका कोई अंत नहीं है, वैसे नील नदी, अमेजन नदी, मिसौरी नदी जो प्रचंड धारा प्रवाहित हो रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे लोगों की जिंदगी की कष्ट जो है उसमें प्रवाहित हो रही है। बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, किसमें? नील नदी में, अमेजन में, मिसौरी में कष्ट से गाती हुई वेदना है, पीड़ा है, दर्द है। ठीक है ना? तो यही चीज लग रहा है, ऐसा लगता है देखकर जैसे लोगों की जिंदगी का जो पीड़ा है प्रवाहित हो रहा है। भाई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। लास्ट में ओवरऑल इनका मकसद भी बताऊंगा, घबराओ मत। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। वैश्विक स्तर पर जितने भी संघर्षशील लोगों के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका प्यार का इशारा भी एक है। वो सब एकजुट होकर के प्यार से इशारा कर रहे हैं, भाई तेरे को तो नष्ट करेंगे हम। किसको? जो शोषण कर रहे हैं उनको। क्रोध का दुधारा एक, भाई क्रोध की जो ये तीक्ष्ण तलवार है ना, वो तो हम एकदम बिल्कुल क्या करते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है हमें। क्रोध की जो तीक्ष्ण, तीव्र, तेज धार वाली जो तलवार है ना, उसकी हम कोई परवाह नहीं करते हैं। हमारी जो शोषण करने वाले हैं, हमारे अधिकारों से जो वंचित रखने वाले लोग हैं, उनको क्या, उनको हम रास्ते से हटाना चाहते हैं। वही हमारे रास्ते के बाधे बन गए हैं, हमारे रास्ते में वो विरोध पैदा कर रहे हैं। ये जन जन की आवाज है, हर जनता की आवाज है। पर इन जनता के बीच में रहने वाला वो नेता, वो शोषक जो शोषण करता है,
वही इस मार्ग का, इसके रास्ते का रुकावट बना हुआ है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, पृथ्वी का प्रसार समझिएगा, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु। चीजें मैं बता रहा हूं, घबराना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया कि प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, ये तो क्लियर मैंने करा दिया। यहां पे जितने भी लोग हैं ना, उनके प्यार का इशारा एक ही है, और क्रोध की ये जो तलवारें हैं ना, इसकी हमें परवाह नहीं है। तुम करो हम पे कितना क्रोध करोगे, हमारे अंदर ऐसी क्रोध है ना कि वो क्रोध की आग से तुम जल जाओगे। ये एकता की आवाज निकल रही है किसके प्रति? शोषण के विरोध में, जो शोषण कर रहे हैं उनके विरोध में, ठीक है ना। इन शोषकों ने, देखिए ना, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर, इन शोषकों ने अपने काले कारनामों तथा अपनी शक्तियों से अपना अस्तित्व मजबूत कर रखा है ना, मजबूत कर रखे हो। पता है, तुम ही लोग तो हमारे भाई रास्ते के रुकावट बन गए हो। ये सारे मध्यम वर्ग के लोग बोल रहे हैं, जिसको दबाया जा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, वे बोल रहे हैं एक होकर कि तुम लोग, कौन? जो शोषण कर रहे हैं, उन लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग तो काले कारनामों से, अपने गंदे गंदे कर्मों से, अपनी शक्तियों से अपना अस्तित्व को मजबूत कर रखे हो ना। पर इनकी शक्तियां जो है ना, काले दुर्ग के समान है। संघर्षशील लोगों को अधिकारों से वंचित करने वाला तथा कष्ट पहुंचाने वाला जो है, तुम लोग सब जगह एक समान हो। हम लोग कष्ट सहने वाले एक समान है, पर तुम कष्ट देने वाले भी एक समान हो। यहां पे कहा जा रहा है कि गहरी काली छायाएं पसार कर अपने काले कारनामे चारों तरफ फैला दिए हो। गहरी काली छायाएं, तुम लोग के काले जो कारनामे हैं ना, वो अपने चारों तरफ पसार दिए हो। खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, अरे हम लोग का तो तुम लोग शत्रु बन गए हो यार, रास्ते में रुकावट बन गए हो, अवरुद्ध। वही बात है ना। तो काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। तो ध्यान रखना कि इनकी शक्तियां काले दुर्ग के समान है। संघर्षशील लोगों को अधिकारों से वंचित करने वाला और कष्ट पहुंचाने वाला, दर्द पहुंचाने वाला जो शोषक है, जन शोषक शत्रु एक, वो शत्रु भी एक जैसा है। शत्रु भी क्या है? एक जैसा है। वो हमें शोषण करता है तो वो भी एक जैसा है, और हम भी जो संघर्ष कर रहे हैं, हम भी एक जैसे हैं। लेखक ने बड़ा ही शानदार वहां पे इशारा किया है, बहुत ही शानदार इशारा है उनका, ठीक है ना। अब देखो अगली हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो हरे कलर में आपको दिखाई दे रही है। कलर चेंज होगा, आप समझ जाना, वहां से आपका पैराग्राफ चेंज हो चुका है, ठीक है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार। बच्चा लोग घबराओ मत, मैं सारा लाइन एक बार और ओवरऑल रिवीजन कराऊंगा, बस प्लीज आप लोग लास्ट तक जरूर सुनो, समझो, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक। अरे रोज रात होती है, रोज अंधकार आता है, चिरता सा मित्र। देखो अंधकार हो रहा है ना, डेली सुबह से रात होता है, बट रात को, अंधेरों को, अंधेरा में हमें निराशा दिखाई दे रहा है, कोई आशा नहीं है। भाव, कवि का भाव है कि ये जो अंधकार है वो हमारे लिए निराशा है। बट इस अंधकार जैसी निराशा को सुबह में जो लाल लाल किरणें पूरब दिशा से सूर्य की आती है, चिरता हुआ आशामयी, वो हमें आशा की, उम्मीद की किरणें जगाती हुई हमें भोर दिखाती है। समझो भावना। रात हुआ, अंधेरा हुआ, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा है कि हम कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे। लेकिन इन निराशाओं को आशा में बदलने वाली सुबह की जो लाल लाल किरणें निकलती है पूरब दिशा से सूर्य की, वही तो हमारा एक असली सच्चा मित्र है, स्वर्ग की तरह मित्र है। वो कौन? सूर्य, जो कि हमें वो सुंदर किरणों से अंधकार को हटाता है, हमारे निराशा को हटाता है। तो जिस प्रकार सूर्य इस निराशा को आशा में बदलता है, उसी प्रकार हम भी एक दिन तुम्हें बदल डालेंगे। हम अपने रास्ते के जो मार्ग के बाधा है ना, वो तुम लोग बाधा हो, तुम्हें भी हटा देंगे। समझ में आया? जन जन का मित्र एक, जन जन का मित्र एक है। हम लोग भाई एक मित्र की समान है, हम एक हैं, वही कह रहे हैं कवि। बहुत ही अच्छा, प्रेरित कर रहे हैं। अर्थात हम सभी लोगों का लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य का आकर्षण भी एक है।
ध्यान देना, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। जो ये हमें विराट प्रकाश मिला है ना सूर्य का, ये हमें आशा दिखाई दिया है। अंधकार को चीर करके निकला है ये सूर्य की किरणें, जो कि हमें एक आशा दिखाया है। क्रांति की ज्वाला एक, वैसे ही एक क्रांति की ज्वाला हम धधका देंगे। क्रांति की बहुत विशाल ज्वाला भड़केगी, जो तुम सभी को उस आग में जला देगी, जो हम लोग को शोषण करता है उनको। समझ में आया? कर कितनी दम शानदार चीजें हैं। बच्चा लोग दम लास्ट तक बने रहना है, दम बने रहना है। जो जा रहा है उसको जाने दो, मैं तो पकड़ के यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, बट कोशिश मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, छोटे भाई होने के नाते, मैं तो बड़ा भाई हूँ, वो छोटे भाई हैं, शिष्य हैं, तो इनको ये बताऊंगा कि आप समझो, चीजें आपके लिए है। कह रहे हैं ना कि उस लक्ष्य का आकर्षण भी एक है, शोषित तथा अधिकार से वंचित लोगों में संघर्ष के प्रति जो क्रांति पैदा हुई है, वो क्रांति भी एक है, उस क्रांति की ज्वाला भी एक है। ठीक है, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक है। धड़कते वक्ष, वक्ष का मतलब होता है हृदय, वक्ष का मतलब क्या हो गया? हृदय। वक्ष का मतलब हृदय होता है, ध्यान रखिएगा चीजें। छाती, सीना, सीना, हिया मतलब हृदय, लेकिन हम अगर वक्ष की बात करें तो सीना, छाती समझते हो ना। धड़कते सीना में है सत्य का उजाला एक। अरे हम सब सत्य के मार्ग पे हैं। कौन कहता है कि सत्य जीतता नहीं है? सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, बट पराजित नहीं हो सकता। तो हमें परेशानियां आएगी, लाख लाख पैरों की मोच में है, हम लाखों करोड़ों लोगों के पैर में मोच आएंगे, पैरों में ऐंठन आएंगी, हमें चलने में बाधा होगा, क्योंकि हम सच के रास्ते पे जा रहे हैं ना। तो सच के रास्ते पे थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन पराजित नहीं होंगे, जय होगी हमारी, हमें विजयी होना है। वेदना का तार एक, इस जितने भी पीड़ा हम लोग को दे रहे हो ना, तुम लोग कष्ट जो दे रहे हो, वो सब एक जैसा है। हिये में हिम्मत का सितारा एक, हमारे हिये के अंदर, हिये, हिये मतलब हृदय, हृदय में जो हिम्मत है उसका सितारा हमें जग गया है। हमारे सभी अंदर, हम सभी लोगों के अंदर एक, हमारे हृदय के अंदर एक हिम्मत आ गया है। अब हम जग चुके हैं, वो एक जैसा हिम्मत है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, कहीं का भी हो, पूरे विश्व की हम बात कर रही हैं, पूरे विश्व की बात कर रही हैं। उनकी वेदना एक जैसी है, उन सभी के हृदय में हिम्मत और साहस का एक ऐसा सितारा है जिसके आलोक में उनका पथ आलोकित हो रहा है। और ऐसे संघर्षरत व्यक्ति जो है, किसी भी देश प्रांत पुर का हो, किसी भी गांव का हो, कहीं का वासी हो, पर जन जन का चेहरा एक, सबके संघर्ष का कारण एक समान है। ठीक है ना? चलिए अगली पैराग्राफ देखते हैं। अगली पैराग्राफ मैं आपसे यहां पे पूछूं, यहां से पूछूं प्रांतपुर, प्रांतपुर में कौन सा अलंकार है? सारे कोई बता देंगे कि प्रांतपुर में कौन सा अलंकार है? प्रांतपुर में कौन सा अलंकार है, बताइए। प्रांतपुर में कौन सा अलंकार है, बताएंगे सब कोई। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतपुर में कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया, अनुप्रास। बहुत बच्चे ने जवाब दिया अनुप्रास, और सही है कि अनुप्रास अलंकार ही होगा। और चलिए, हाँ अनुप्रास ही होगा, बहुत सुंदर। जन जन, यहाँ पे जन जन दिखाई दे रहा है, क्या आप बता सकते हैं जन जन में कौन सा अलंकार है? जन जन में कौन सा अलंकार है? सारे कोई प्यारे प्यारे बच्चा लोग कमेंट करो कि जन जन में कौन सा अलंकार है। चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन जन में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार, बहुत ही सुंदर, क्योंकि इसे 2 बार लिखा गया है और अर्थ भी सेम है, बदला नहीं है, इसलिए हम पुनरुक्ति। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं फिर अगला वाला। अगला पैराग्राफ 4 नंबर पैराग्राफ है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, चाहे वो कहीं से हो भाई, उनके भौगोलिक स्थान कहीं से हो, ऐतिहासिक बंधन के बावजूद भी, मतलब कर रहे हैं कि जो अधिकारों के लिए, हम अपने अधिकारों के लिए जो लड़ रहे हैं ना, वो लड़ने वाले जितने भी लोग हैं विश्व के अनेक देशों से फैले हुए हैं, अनेक देशों से। वो एशिया के हो सकते हैं, यूरोप के हो सकते हैं, अमेरिका के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, उनका निवास स्थान कहीं भी हो सकता है। उनके बीच भौगोलिक रूप से, वातावरण के रूप से या परिवेश के रूप से एक बंधन है, या ऐतिहासिक बंधन होने के बावजूद भी परिवेश का बंधन हो सकता है, इनके बीच इतिहास का भी बंधन हो सकता है। इन सबके बीच
कहीं पे भी हम रहते हैं तो हमारे भौगोलिक बंधन भी हो सकते हैं, मतलब कि जगह के बंधन, वातावरण परिवेश का बंधन, या फिर इतिहास का बंधन हो सकता है। इसके बावजूद भी हम लड़ेंगे एक होकर, पर अपने मन में जो शांति है, भाईचारा है, उनकी भावना रखने वाले हम हिंदुस्तानी हर जगह पे मिल जाएंगे, हर जगह पे मिल जाएंगे हम। सभी और बहनें हैं, सभी और, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, सभी और हिंदुस्तान, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं, आप लोग घबराओ मत, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सभी और हिंदुस्तान, क्योंकि ये याद था लाइन, हमको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ अनबन सा लग रहा है। सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, दो बार है ये, सभी और हिंदुस्तान। कह रहे ना कि कहीं भी भौगोलिक बंधन हो, ऐतिहासिक बंधन हो, लेकिन सभी जगहों पर हिंदुस्तानी पाए जाएंगे, हम सभी जगहों पर पाए जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों में सभी को हम अपने भाई बहन बनाने का भी गुण रखते हैं, सभी को भाई बहन बना लेने का गुण भी रखते हैं, और हमारे अंदर बंधुत्व की भावना है, हमारे अंदर एकता की भावना है, हम सब एक है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, हमारी बहनें भी सब जगह पे फैली हुई हैं, हमारे भाई भी चारों तरफ फैले हुए हैं। सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, कन्हैया ने गाय चराई, यहाँ पे भावना, कभी कितने अच्छे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करके ये सूचित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कन्हैया जी जो थे वो प्रेम के प्रतीक थे, प्रेम के प्रतीक। मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है? श्री राम जी को। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी हैं। तो कन्हैया ने गाय चराई है, कन्हैया ने चारों तरफ प्रेम के जाल बिछा दिए हैं, उन्होंने चारों तरफ हर जगह पे प्रेम और खुशियां फैलाई है। जिंदगी को मस्ती की अकुलाती भोर एक, वैसी जिंदगी की मस्ती, जिंदगी की खुशियों से भरने वाली जो भोर है, वो व्याकुल जो भोर होने वाली है ना, हम चाहते हैं कि एक ऐसी भोर आए जिनमें हम मस्ती करें, खुशियां हो हमारी, वो बहुत दूर नहीं है। बंसी की धुन सभी और एक है, उनकी जिंदगी की खुशियों से भरने वाली व्याकुल भोर जो है, वो उस भोर का यानी लक्ष्य एक है, जिसे प्राप्त कर वे सभी अपने जीवन को, बंसी की धुन सभी और एक, मतलब यहाँ पे मनोरंजन दर्शाया गया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही हमारा लक्ष्य एक है और लक्ष्य को हम प्राप्त कर अपने मनोवाचित तरीके से, जैसे हम चाहते हैं मानवोचित तरीके से, अपने इच्छानुसार, मानव उचित तरीके से हम अपने जीवन को बिता सके, हमारा वैसे भोर की इंतजार है, वैसे लक्ष्य का इंतजार है, हमारा लक्ष्य भी एक है। ठीक है, अब देखो अगली पंक्ति लास्ट चल रही है, ये इसे फिर से समझ लेना, घबराना मत। दानव दुरात्मा एक, दानव दुरात्मा, दानव मतलब राक्षस, दुरात्मा मतलब दुष्ट प्रकृति वाला, जिसके आत्मा दुरात्मा, दुष्ट प्रकृति वाले। दानव दुरात्मा एक है, जो कष्ट देने वाले हैं ना, जो शोषण करने वाले दुष्ट प्रकृति के दानव, काले करनामे उनके एक है। मानव की आत्मा एक है और हम लोगों की, हमें कष्ट पहुंचाने वाले भी एक हैं और मानव की आत्मा भी एक है। हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उनकी भी आत्मा एक है। उनके कारनामों से, शोषण करने वालों के कारनामों से जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आत्मा का भी प्रभाव एक है। मानव की आत्मा एक है, उनकी आत्मा का प्रभाव क्या है? एक जैसा है। शोषक और खूनी और चोर एक, शोषक जो हमारा शोषण कर रहे हैं, दुष्ट हरामी, खूनी वो हमारा खून क्या कर रहे हैं? खून को हमारा जला रहे हैं, वो खून बहा रहे हैं। वो चारों चोर भी एक है, वो चोर हैं, वो सभी चोर है, दुष्ट है, हरामी है, वो सब एक जैसे हो गए हैं। अर्थात ये सभी लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जन जन के शीर्ष पर, जन जन के शीर्ष पर, समाज के मध्यम वर्गीय या कमजोर व्यक्ति पर इनकी जो तलवारें चल रही है ना, बहुत तेजी से चलती जा रही है। यह किसी विशेष जगह पे नहीं हो रहा है। शोषण का खंड अति घोर एक, शोषण का खंड, खंग बोलते हैं, अति घोर एक। शोषण का जो ये खंग का मतलब क्या होता है? तलवार। क्या होता है? तलवार। ये शोषण करने वाले जो है, इनकी तलवार बड़ी तेजी से अति घोर एक, चारों तरफ पे फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि बस एक जगह पे है, दुनिया के हिस्सों में, चारों ओर, दुनिया के सभी जगहों में ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो अपने से निम्न वर्ग को, अपने से मध्यम वर्गीय को दबाते हैं, हमेशा शोषण करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। जन जन का युद्ध एक, हम भी पीछे नहीं है, हम भी कम नहीं है, हम लोगों का भी युद्ध एक ही है।
आज संपूर्ण विश्व के लोगों के द्वारा इस शोषण और अधिकारों से वंचन रखने के खिलाफ संघर्ष छिड़ गया है। छोड़ेंगे नहीं हम। ऐसे लगता है जैसे इन दो वर्गों के बीच एक युद्ध का वातावरण हो गया हो, जन जन का युद्ध, एक जन जन, जन जन यहां पे पुनरुक्ति अलंकार है, जन जन का युद्ध एक, हम सभी की लड़ाई एक है। युद्ध की अब माहौल छिड़ गई है। मस्तक की महिमा, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा। मस्तक की महिमा क्या है? भावना। भावना ये है कि हम जो है सचेत हो गए, हमारी मस्तक दिमाग की महिमा, हम सचेत हो गए हैं, हम जग गए हैं, अब सचेत हो उठे हैं। तुम लोगों के प्रति हम सजग हो गए हैं कि तुम लोग हमें शोषित करते हो, बेवकूफ समझते हो, हमारे अधिकार को छीन लेते हो। अब हम सजग हो उठे हैं। मस्तिष्क की महिमा यानी हमारे दिमाग जो है वो अब जग चुके हैं, हम जागृत हो चुके हैं। वह अतर की उष्मा, अंतर मतलब हृदय होता है। क्या होता है? हृदय। इसके अंदर जो जलन है ना, क्रोध है ना, उसकी ज्वाला फूट रही है। अब समझो कि हम अब धैर्य धारण नहीं करने वाले हैं, अब तो बस आग की तरह जलने वाले हैं और तुमको जलाएंगे हम। वाह, कितने शानदार लेखक ने। चलो जितने लोग हो भाई, हम बस मजा आ रहा है हमको पढ़ाने में। वह अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक। हमारे हृदय के अंदर जो ज्वाला जल रही है ना, बहुत क्रोध के साथ जग रही है, तुमको जला करके नष्ट कर देंगे। अब हम जग चुके हैं। हमारे अंदर हृदय के क्या है, हम हृदय में हमारा क्रोध हो चुका है। मस्तक की महिमा, हमारे दिमाग जो है अब हम जग चुके हैं, वो हमारे अच्छे तरीके से काम करने लगे हैं। क्या हम दूध मोही जनता है कि जैसे छोटा बच्चा रोता हो तो दूध उसको भाई पिला दो तो वो चुप हो जाता है? क्या हम वही है? जिस करवट रखो वैसे रह जाएंगे? नहीं, अब हम जग चुके हैं। अब हम धैर्य नहीं रख सकते हैं, हमारे अंदर धैर्य रखने की अब शक्ति नहीं बची है। अब तो हम बस विरुद्ध संघर्ष, देखना संग्राम का घोष, एक संग्राम की घोषणा कर दिए हैं। अब नहीं बचोगे तुम लोग। जीवन संतोष एक, अपने अधिकार पा लेने पर हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा अधिकार मिल जाएगा, जीवन संतोष एक, हम सब एक जैसे हो जाएंगे, हमारी संतुष्टि एक जैसी हो जाएगी। क्योंकि कारण भी एक है, लड़ाई भी एक है, मकसद भी एक है, तो हमारी खुशियां भी एक तरह हो जाएगी। क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक। वाह, विजय पाएंगे उस दिन, विजय घोष होगी। इस संदर्भ में होने वाली जो क्रांति है, निर्माण है, वो एक जैसे हैं। इसमें विजय मिलने पर गाया जाने वाला जो गीत होगा वो एक जैसा होगा, सेहरा एक जैसा होगा। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का, ओहो, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक है। इसमें विजय मिलने पर गाया जाने वाला विजय गीत भी एक जैसा होगा। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। और ध्यान रखना, हमारी सभी लोगों की, जितने भी हम लोग हैं ना, जितने हम लोगों को तुम लोग दबा रहे हो, शोषण कर रहे हो, हम सभी लोगों का कारण एक है, दुख के कारण एक है, संघर्ष भी एक है, और युद्ध भी छिड़ गया है वो भी एक है, और जीतेंगे तो मकसद भी एक है कि हम जीतेंगे और हमारी खुशियां भी एक होगी। हम सभी के चेहरे एक जैसे होंगे। मजा आया? खत्म हो गया आपका ये पाठ। तो देखते हैं कितना टाइम हो गया। अच्छा टाइम हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। तो अब अगले क्लास में हम लोग इसका चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चा लोग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, बिकॉज कमेंट बॉक्स में मैं आपकी सारी डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आज का स्पेशल क्लास, ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट बहुत ही हृदय से। और सबको आज विशेष आशीर्वाद बच्चा पार्टी, आप सबको मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो। लव यू सो मच सबको बच्चा पार्टी, लव यू। तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से आशीर्वाद। आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, ये हमारा आशीर्वाद है, आपके माता पिता परिवारजन का आशीर्वाद है। सबको खुश रहिए, खुद खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे लिए, अपने लिए जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे मकसद में हमें मदद कीजिए, आपकी मदद की ज़रूरत है। आप, हमारा मकसद यही है कि भाई सबके पास कोई वजह ना हो ना पढ़ने की, ना पढ़ने की हम एक भी वजह नहीं रहने देना चाहते। हम चाहते हैं कि 1000 वजह खड़ा कर देंगे पढ़ने के लिए। पैसा नहीं है, क्या काम है पढ़ाई के लिए पैसा?
हम यहाँ फ्री एजुकेशन देंगे, एक पैसा आपसे नहीं लेंगे, नोट्स फ्री में देंगे, सारा कुछ फ्री में देंगे, हमारा यही मकसद है। और प्लीज़ इस मुहिम में आप सबकी हमें मदद की ज़रूरत है। आप लोग इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से, अपने कोचिंग के दोस्तों से भी बोलिए कि भाई इस चैनल पे पढ़ाई चल रही है, पढ़ के देखो, अच्छा लगे तो जुड़े रहना, पैसा तो नहीं ले रहे हैं हम, अच्छा लगे तो भाई जुड़े रहना, समय से क्लास ज्वाइन करते रहना। और बाकी आप लोग शेयर करो प्लीज़। लव यू बच्चा लोग सबको। और एक बात आप लोग से करनी थी, जैसे इंग्लिश के टाइम को लेकर के कुछ बच्चे ने बोला कि सर इस टाइम पे वो यो, तो हम लोग देखते हैं कल तक उसी टाइम पे भी क्लास चल सकती है, कोशिश है। बट अगर जैसा कुछ भी होगा कम्युनिटी में, ग्रुप में, टेलीग्राम में जरूर मैसेज होगा। और प्लीज़ अभी जितने लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ कर रहे हो, आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल करने के बाद सर्च करना साइंस संग्रह, सर्च करके आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। अभी के अभी तुरंत इसका पूरा पीडीएफ मैं दे रहा हूं, अभी तुरंत पीडीएफ दे रहा हूं। पिछला क्लास का ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ थोड़ी देर में दे रहा हूं। जितने लोगों भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम अभी के अभी इंस्टॉल करो और उसमें साइंस संग्रह सर्च करके ज्वाइन हो जाओ, जल्दी फटाफट से। ओके बच्चा पार्टी, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस। बाय बाय, लव यू सो मच।